हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? घर पर रह करके मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर में ऑनलाइन क्लासेस संपन्न हो गई हैं और आज तीसरा लेक्चर है जो कक्षा 12 हिंदी कला वर्ग और सामान्य हिंदी भी दोनों हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि आज तीसरा लेक्चर है आपके सामने दिया जाएगा। और पहले लेक्चर में हम संक्षेप में आपको बताएंगे, दूसरे लेक्चर में भी आपको बताएंगे कि क्या क्या हमने पढ़ाया है। इसके बाद तीसरे लेक्चर में सीधे आते हैं। तो अभी फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, गद्य साहित्य की क्या विशेषताएं होती हैं, और इसके बाद आपको बताया था हिंदी गद्य का स्वरूप कैसा है। फिर हिंदी गद्य साहित्य के विकास को कितने कालक्रमों में बांटा गया है, इस पर हमने आपसे चर्चा की थी। इसके बाद प्राचीन युग या पूर्व भारतीय युग क्या कैसा है, उसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से लेखक हैं, इन पर हमने आपको चर्चा की है। और इसी के साथ ही अब दूसरा लेक्चर हमारा शुरू हुआ और दूसरे लेक्चर में हमने आपको राजस्थानी हिंदी गद्य के बारे में, क्या उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन से लेखक हैं, और हिंदी राजस्थानी गद्य में के साथ साथ ब्रजभाषा हिंदी गद्य और ब्रजभाषा के तीन प्रमुख उनकी जो टीकाएं, टीकात्मक और अनुदित और पद्य, खड़ी बोली गद्य क्या है, खड़ी बोली गद्य के भारत में भारतीय जागरण में योगदान 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। तो भारतीय जागरण में कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी साहित्य या यहाँ की जनता को जगाने के लिए, उनमें नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या क्या अपने प्रयास किए हैं, उन पर भी चर्चा किए हैं। उसके बाद हमने भारतीय हिंदू युग पर भी चर्चा किया और भारतीय हिंदू युग पर कैसा रहा, भारतीय हिंदू युग की क्या विशेषताएं रही हैं, किन्होंने भारतीय हिंदू युग में क्या अपनी भूमिका निभाई है, कौन कौन से लेखक थे, उनकी क्या नाटक, प्रथम नाटक, जैसे आपको बताया कि प्रथम नाटक नाहुष गोपाल चंद्र गिरधर दास जी के द्वारा विरचित था। इसके बाद उपन्यास, पहला उपन्यास था परीक्षा गुरु, श्री लाला निवास दास जी द्वारा विरचित है। और पहली कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा विरचित है। और इसके बाद पहला यात्रा वृत्त सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा विरचित है। इन पर हमने आपको विस्तार पे चर्चा की है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध लेखक और उनके नाटक कौन कौन से हैं। इसके बाद भारतेंदु युगीन पत्रिकाएं और उनका संपादन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा विरचित मैगजीन, भारतेंदु मैगजीन के नाम से, हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से जानी जाती है, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी। फिर इसके बाद आपसे बताया था कि हिंदी प्रदीप पत्रिका किसके द्वारा, ये बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा विरचित। इसके बाद हम लोग द्वितीय युग में आ गए थे और इसके बाद द्वितीय युग के प्रमुख उपन्यासकार, रचनाएं और द्वितीय युग की कौन कौन सी कहानियां हैं, उनके कहानीकार कौन से हैं द्वितीय युग के, इस पर हमें आपको चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद शुरू होता है हमारा तीसरा पीरियड। आइए प्यारे बच्चों, अब हम तीसरे लेसन पे आते हैं सीधा। हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में तीसरा जो पहले से हमारा रह चुका है, उस पाठ्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आते हैं छायावादी युग। छायावादी युग का ही दूसरा नाम होता है शुक्ल युग। ये शुक्ल युग सन 1922 से लेकर के सन 1938 तक रहा है। और इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, इस पर आप ध्यान देंगे। छायावादी युग में स्वच्छंद चेतना का प्रकटीकरण हुआ और छायावादी युग में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आप सुन चुके हैं सन 1919 में, जिसमें सैंडर्स द्वारा गोली चलाई गई और बहुत से निहत्थे लोगों वहां पर मारे गए। इसी के साथ ही गांधी जी का व्यापक असहयोग आंदोलन हुआ सन 1920 ईस्वी में। ये भी छायावादी युग ही समय था। और छायावादी युग में सरदार भगत सिंह जी को, क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी सन 1931 ईस्वी में, वो भी आप जानते हैं। छायावादी युग के प्रमुख रचनाकार नंबर 1 पे जैसे बियोगी हर जी हैं, राय कृष्णदास जी हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी और सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकाल त्रिपाठी निराला जी, बेचन शर्मा और शिवपूजन सहाय, ये प्रमुख रचनाकार हैं। और इसके बाद छायावादी युग के साहित्य अधिक कलात्मक, विकसित और अव्यंजित, चरित्र प्रधान और अलंकृत हो गया था, इसलिए उच्च कोटि का साहित्य है छायावादी युग में। इसके बाद छायावादी युग के प्रमुख नाटककार और उनकी रचनाएं आप सुनेंगे। छायावादी
युग के प्रमुख नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं, जैसा कि इन्हीं को हम छायावादी युग या प्रसाद युग के नाम से भी जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के बहुत ही प्रमुख जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, कल्याणी, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। अभी पिछली बार भी परीक्षा में पूछा गया कि ध्रुवस्वामिनी के लेखक कौन है, ध्रुवस्वामिनी क्या है, कौन सी विधा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित एक नाटक है। इसी के साथ हरिकृष्ण प्रेमी जी आते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी जी ने इनके प्रमुख 3 नाटक लिखे गए हैं, स्वर्ण विहीन और रक्षाबंधन और प्रतिशोध। इसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। इन्होंने सन्यासी और मुक्ति का रहस्य नामक नाटक की रचना की है। अब इसके बाद हम लेकर चलते हैं छायावादी के युग के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं और उनके रचनाकार कौन से हैं। सेवा सदन नाम सुना होगा आपने। सेवा सदन उपन्यास है। सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प है, गबन है, गोदान है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा विरचित है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेखक हैं और प्रेमचंद जी बहुत ही अच्छे उपन्यासकार हैं, सबसे प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। इन्होंने इसके बाद विश्वंभर नाथ शर्मा जी कौशिक, उपनाम इनका कौशिक जी, और इन्होंने इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है माँ और दूसरा उपन्यास है भिखारणी। इसके बाद आते हैं आचार्य चतुर्सेन जी। आचार्य चतुर्सेन जी ने उपन्यास लिखे वैशाली की नगरवधू, बहुत प्रतिष्ठित इनका उपन्यास है। सोमनाथ और वयम रक्षामः, गोली और सोना, इनके बहुत ही प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद हमारे अगले लेखक हैं, उपन्यासकार हैं पंडित बेचन शर्मा, जिनको हम उपनाम के रूप में उग्र भी कहा जाता है, इनको उग्र के नाम से जाने जाते हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी चंद हसीनों के खातून, सरकार तुम्हारी आंखों में, बहुत अच्छा उपन्यास है इनका सरकार तुम्हारी आंखों में। अर्थात उस समय सरकार की क्या दशा थी, क्या दिशा थी, क्या उनका उद्देश्य था, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। आइए इसके बाद उन्होंने देखेंगे भगवती चरण वर्मा जी, बहुत अच्छे उपन्यासकार हुए और सबसे प्रतिष्ठित रहे। इन्होंने सबसे अधिक उपन्यास लिखे हैं, जैसे इनका प्रसिद्ध उपन्यास पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, वो फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें और सबही नचावत राम गोसाई, चाणक्य, इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा भगवती चरण वर्मा जी का। अब इसके बाद आपको बताएंगे हम छायावादी युगीन निबंधक और उनके निबंधकार कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आप जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी छायावादी युग के बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार रहे। इनका सबसे प्रसिद्ध निबंध था भाव या मनोविकार, घृणा, क्रोध और साधारणीकरण, ये और व्यक्ति वैचित्र्यवाद एवं काव्य में रहस्यवाद, बहुत ही इनका विचारात्मक निबंध है। और इसके बाद बाबू गुलाब राय जी अच्छे निबंधकार रहे। इनने जो निबंध लिखा प्रकार प्रभाकर, जीवन पशु, थलुआ क्लब, मेरी असफलताएं। अभी इसी जो परीक्षा हुई थी इसमें भी पूछा गया कि मेरी असफलताएं कौन सी विधा है। प्यारे बच्चों याद रखेंगे बाबू गुलाब राय जी के द्वारा लिखे गए यह निबंध है मेरी असफलताएं। इसके बाद आते हैं डॉक्टर शंपूर्णानंद जी, बहुत ही प्रतिष्ठित, भारत के ये उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर शंपूर्णानंद जी। और इन्होंने लिखा है चिद विलास, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल, अंतरिक्ष की यात्रा, भारत की शक्ति, जीवन और दर्शन, ज्योतिर्विनोद, ये इनके प्रसिद्ध निबंध थे। इसके बाद आते हैं वियोगी हर जी। वियोगी हर जी ने बहुत ही अच्छा, सुंदर और बहुत ही प्रतिष्ठित, इनका सम्मानित निबंध हुआ ये, और पत्र पत्रिकाओं में भी, प्रकाशन में भी आया, विश्व का मंदिर, बहुत अच्छा, विश्व मंदिर के नाम से ये निबंध लिखा उन्होंने। इसके बाद आते हैं पंडित बेचन शर्मा उग्र जी। पंडित बेचन शर्मा उग्र जी ने भी बहुत अच्छे निबंधकार रहे। इन्होंने उग्र
को फांसी दी जाए। नाम से ही सबसे पहले जिनको उग्र, ये अपने नाम के बाद लिखते हैं, पहला निबंध इन्होंने लिखा था उग्र को फांसी दी जाए। कुछ साहित्यिक बम गोले, क्या यह सच है? इसके बाद कसौटी, चॉकलेट आंदोलन इन्होंने लिखा निबंध, और फिर चाबुक, धरती और ध्यान, यह कौन साहित्य है, विप्लव गान नामक भी निबंध इन्होंने लिखा। इसके बाद आते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, इन्होंने निबंध लिखा है वृद्धावस्था। इसके बाद लिखा बाल साहित्य नामक निबंध, और फिर बुढ़िया नामक निबंध भी रचना की है। इसके बाद ही बहुत प्रतिष्ठित और गायत्री परिवार में बहुत ही सम्मानित आप जाने जा रहे हैं, आचार्य श्री राम शर्मा जी का नाम सुना है। आचार्य श्री राम शर्मा जी भी बहुत अच्छे निबंधकार हुए। इनका निबंध आप सुनेंगे और आपके पढ़ने के योग्य हैं और उसका अनुपालन करने ये लायक है। वास्तव में समय का सदुपयोग इन्होंने निबंध लिखा। नारी सुरक्षा पर भी निबंध लिखा। गरीबी एक अभिशाप है, इसको पर भी निबंध लिखा। सादा जीवन उच्च विचार नामक निबंध लिखा। नारी शक्ति पर निबंध लिखा। नारी शिक्षा का महत्व पर निबंध लिखा इन्होंने। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, अक्सर कर परीक्षा में पूछा जाता है विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इस पर भी उन्होंने निबंध लिखा। और गांधी जी की विचारधारा पर भी इन्होंने निबंध लिखे। इस प्रकार इनके बहुत से अन्य भी निबंध हैं। इसके बाद लेखक आते हैं शिवपूजन साहा जी, बहुत अच्छे निबंधकार रहे। इन्होंने स्त्री शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर निबंध लिखा और हिंदी भाषा पर भी निबंध लिखा, और हिंदी भाषा और इसके बाद ग्राम्य जीवन में सुधार, इस पर अपने उन्होंने निबंध लिखे। अब आते हैं शुक्लोत्तर युग पे, जिसका दूसरा नाम है छायावादोत्तर युग। ये सन 1938 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक ये युग माना जाता है। शुक्ल युग में भारत छोड़ो नामक आंदोलन शुरू हुआ। शुक्ल युग में ही क्रिप्स आंदोलन हुआ। शुक्ल युग में ही कैबिनेट मिशन आया। शुक्ल युग में ही वेवेल प्लान आदि अनेक कदम उठाए गए जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उसमें कदम उठाए जा रहे थे। वो समय था शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग कहलाता है। छायावादोत्तर माने छायावाद के बाद का युग, छायावादोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग इसी का दूसरा नाम है। शुक्लोत्तर युगीन हिंदी गद्य के सर्वांगीण उन्नति का युग माना जाता है। इस समय का जो साहित्य है बहुत संपन्न साहित्य हुए थे। और शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध लेखक कौन कौन से हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जानेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही प्रतिष्ठित हैं द्विवेदी जी के नाम से। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, शांति प्रिय द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर, उपेंद्र नाथ अस्क जी, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर, बनारसी दास जी, डॉक्टर धर्मवीर भारती और राम वृक्ष बेनीपुरी जी और भगवती शरण उपाध्याय जी और फणीश्वर नाथ रेणु, ये आदि बहुत ही प्रमुख साहित्यकार रहे, लेखक रहे। छायावादोत्तर युगीन, जिसका हम शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं, उसमें कि कौन कौन से लेखक हुए, उनकी लेखन शैली कैसी थी, क्या विशेषताएं थी, इस पर हम चर्चा करेंगे संक्षेप में। छायावादोत्तर युग को ही शुक्लोत्तर युग और प्रगतिवादी युग के नाम से जाना जाता है। छायावादोत्तर युगीन गद्य के में विषय, भाषा और शैली सभी में एक तथ्यपरक वर्णन होता है। और शुक्लोत्तर युग के जो साहित्य हैं उसे मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है। शुक्लोत्तर युग के जो गद्य हैं, साहित्य हैं, उनमें विज्ञान, राजनीति, मनोविज्ञान, दाम्पत्य, वर्ग चेतना आदि वर्ण विषय होते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पांडित्य एवं चिंतन के साथ सहजता एवं सरसता का इनमें समन्वय है। इनकी शैली में पांडित्य एवं चिंतन के साथ साथ सहजता और एवं सरसता का समन्वय है। रामधारी सिंह दिनकर जी के जो साहित्य हैं उनकी शैली में विचारशीलता है, विषय वैविध्य है एवं व्यक्ति की अभिव्यंजना है। अज्ञे जी की जो साहित्य हैं उनकी जो शैली है आप देखेंगे उसमें बौद्धिकतापूर्ण है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को आप जानते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के साहित्यिक शैली में शब्द चित्रों के प्रसिद्ध लेखक हैं।
इसके साथ हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक शैली है। शांतिप्रिय द्विवेदी जी की प्रभाव गृहिणी, प्रज्ञा और भावोच्छ्वसित शैली के नाम से जाने जाते हैं। और भगवती चरण वर्मा जी की जो साहित्य है, उनकी जो शैली है बहुत ही सहज है, व्यवहारिक है, प्रवाहपूर्ण है और व्यंग गर्भित है। प्यारे बच्चों, बनारसीदास चतुर्वेदी जी का नाम सुना है। बनारसीदास चतुर्वेदी जी की शैली और इनकी संस्मरण, जीवनियाँ और रेखा चित्र पर आधारित है। धर्मवीर भारती गंभीर एवं विचारपूर्ण गद्य पर इन्होंने रचनाएं की हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का शिव प्रसाद सिंह जी हैं, जो आंचलिक या लोक चेतना से संपृक्त व्यापक मानवीय चेतना के वाहक रहे हैं। अब आते हैं हम स्वतंत्रोत्तर युगीन गद्य। स्वतंत्रोत्तर मतलब शुक्लोत्तर युग के बाद स्वतंत्रोत्तर युग शुरू होता है हमारा। और स्वतंत्रोत्तर युग जैसे नाम ही आप जानते हैं कि हमारा भारत देश अंग्रेजों की दास्ता से सन 1947 में स्वतंत्र हुआ या आज़ाद हुआ मानते हैं। तो उसके बाद का जो आज़ादी के बाद का जो हमारा युग है वह स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। स्वतंत्रोत्तर युग को ही हम प्रेमचंदोत्तर युग कहते हैं के नाम से भी जानते हैं। और भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात समाज की सोच, संरचना, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन बहुत हुए हैं। नई नई समस्याएं और चुनौतियां भी आई हैं। तो राजनीतिक प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में नए नए प्रयोग होने लगे थे। इस समय के साहित्य मनोविश्लेषणात्मक शैली में और यौन कुंठाओं की जो सामाजिक वर्जनाओं पर आधारित हैं। राजनीतिक अधःपतन आदि पर कथा साहित्यों की रचना हुई है। अब आते हैं हम स्वतंत्रोत्तर युगीन गद्यकार कौन कौन से थे, उस समय के लेखक कौन थे। धर्मवीर भारती जी का नाम सुना है आपने, प्रभाकर मचावे जी का नाम सुना है, विद्यानिवास मिश्र जी का नाम सुना है, मन्नू भंडारी जी का नाम सुना है, शिवानी जी बहुत ही प्रसिद्ध रहीं, नागार्जुन जी तो बहुत ही प्रतिष्ठित रचनाकार रहे, उषा देवी हैं, मोहन राकेश जी हैं, भीष्म साहिनी जी हैं, हिमांशु जोशी जी हैं और हरिशंकर परसाई जी के भी निबंध आपको पढ़ने को मिलेंगे अभी आगे। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रोत्तर युगीन गद्य के कहानीकार कौन कौन से हैं। अभी तो आपने जाना कि गद्यकार कौन कौन से, उनमें आएंगे अब हम कहानीकार। कमलेश्वर जी, मोहन राकेश जी, मन्नू भंडारी और निर्मला वर्मा जी हैं। भीष्म साहिनी जी अच्छे कहानीकार हैं। धर्मवीर भारती जी की कहानियाँ बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी और हरिशंकर परसाई जी भी अच्छे कहानीकार हैं। इसके बाद आते हैं नाटक। अब हम चलते हैं कि नाटक क्या है, प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं। तो नाटकों में आते हैं प्यारे बच्चों, ये नाटक शब्द की उत्पत्ति कब और कहाँ से हुई। चूँकि हम एक संस्कृत लेक्चरर हैं तो सबसे पहले नाटक की रचनाओं की जो शुरुआत है वो संस्कृत में ही पढ़ाया जाता है कि भरत मुनि जी नाटक के जन्मदाता हैं। भरत मुनि जी ये सबसे पहले नाटककार हुए हैं और इन्हीं से ही नाटक की शुरुआत हुई है। आइए, नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ सात्विक भावों का प्रदर्शन करना है। नट कहते हैं अभिनय करने वाले को। रंगमंच पर जो व्यक्ति अभिनय करता है उसे हम नट कहते हैं। और नट से जो अभिनीत होने के कारण भी नट के द्वारा जो अभिनय किया जाता है रंगमंच पर, इसलिए इसे हम नाटक कहते हैं। तो नाटक एक ऐसी दृश्यात्मक साहित्यिक सर्जना है जिसको रचनाकार रंगमंच पर अभिनय करने की दृष्टि से लिखता है। इसमें पात्रों तथा संवादों से घटना आगे को बढ़ती है। नाटक एक दृश्य काव्य है। इसमें श्रव्य काव्य होने की भी गुण विद्यमान होते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख नाटक कौन से हैं, आइए उन पर हम प्रकाश डालते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आपने नाम सुना है, जिनके नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। चूँकि भारतेंदु जी तो आधुनिक हिंदी के जन्मदाता कहे जाते हैं। और भारतेंदु जी का सबसे प्रतिष्ठित नाटक चंद्रावली, विद्या सुंदर
इसके बाद आते हैं श्रीनिवास दास जी। श्रीनिवास दास जी का सबसे प्रतिष्ठित नाटक है तप्ता संवरण संवरण और प्रहलाद चरित्र। इनके दो प्रतिष्ठित नाटक हैं। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, इन्होंने प्रद्युम्न विजय लिखा है। ये प्रद्युम्न विजय आपने नाम सुना है, आप महाभारत की कहानियों में जाएंगे, क्योंकि इनका ये ज़्यादातर हम जो नाटक लिखते हैं वो कहीं ना कहीं रामायण, गीता, महाभारत, इतिहास से ही लेकर के नाटक लिखते हैं। तो इसलिए प्रद्युम्न विजय जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है, महाभारत पर आधारित है। सीताराम वर्मा जी, इन्होंने भी महाभारत पर आधारित एक अभिमन्यु वध नामक इन्होंने नाटक की रचना की है। काशीनाथ खत्री जी हैं, इन्होंने विधवा विवाह, इन्होंने सामाजिक परिस्थितियों का दर्शन प्रस्तुत किया है। विधवा विवाह पर एक नाटक है। और राजा लक्ष्मण सिंह जी ने नाटक लिखा, ये भी महाभारत पर आधारित, महाराजा दुष्यंत की धर्मपत्नी शकुंतला पर, शकुंतला जो महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उसका उन्होंने अनुदित अर्थात हिंदी में अनुवाद करके उस नाटक की रचना की और अपने विचारों को उसमें पिरोया। इसके साथ ही बाद द्वितीय युग के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं आते हैं हम। द्वितीय युग जिसको हम शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय युग कृष्ण प्रकाश सिंह, इन्होंने ये लेखक नाटककार हैं, इन्होंने नाटक लिखा है पन्ना, इनका सबसे प्रतिष्ठित नाटक है पन्ना। और बद्रीनाथ भट्ट जी हैं, जिन्होंने इनका सबसे प्रतिष्ठित नाटक है चंद्रगुप्त, बद्रीनाथ चंद्रगुप्त नाटक है इनका। और जीवानंद शर्मा जी हैं, इनका सबसे प्रतिष्ठित नाटक है विजय भारत, भारत विजय। हमने आपको बताया जीवानंद जी शर्मा जी का भारत विजय नामक नाटक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनका सबसे प्रतिष्ठित नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्ण और अर्जुन का युद्ध, इस पर आधारित इन्होंने नाटक लिखा। राम गुलाम लाल जी हैं, ये भी अच्छे नाटककार, इनका प्रतिष्ठित नाटक महाभारत पर आधारित है, जो धनुष यज्ञ युद्ध, रामायण पर आधारित ये नाटक है। इसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद युग के प्रमुख नाटक और उनके नाटककार कौन से हैं। तो पहले हम नाटक का जयशंकर प्रसाद, जैसा आप नाम सुन रहे हैं तो प्रसाद युगिन भी कह सकते हैं इसको। तो जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख जो नाटक है अजातशत्रु है, विशाख है और सज्जन, इनके बहुत ही प्रतिष्ठित नाटक हैं। इसके बाद प्रेमचंद जी आते हैं। प्रेमचंद जी ने इनका प्रसिद्ध नाटक है करबला और संग्राम। इसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इनका बहुत ही प्रतिष्ठित, अक्सर कर परीक्षाओं में पूछा जाता है आम्रपाली के लेखक कौन है, आम्रपाली कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। आम्रपाली एक नाटक है। इसके बाद आते हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी ने अंजना नामक नाटक की रचना की है। फिर हरिकृष्ण प्रेमी जी, हरिकृष्ण प्रेमी जी का जो प्रमुख नाटक है वो रक्षाबंधन है। और हरिकृष्ण प्रेमी जी ने ही आन का मान नाटक की एक जो इंटरमीडिएट परीक्षाओं में अभी पाठ्यक्रम में हमारे है, इन्होंने रक्षाबंधन भी लिखा है, पाताल विजय भी लिखा है, प्रतिशोध भी लिखा है। इसके बाद आते हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी, ये भी बहुत अच्छे नाटककार हैं। इनका प्रसिद्ध नाटक है हिंदू विधवा नाटक, इन्होंने लिखा। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी आते हैं, इनका तिलोत्तमा बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। विष्णु प्रभाकर जी हैं अच्छे नाटककार, और इन्होंने लिखा युगे युगे क्रांति, हर अर्थात युग युग में क्रांति हुई, क्रांति से ही उन्नति का बीज निकलता है। आइए अब आप चलते हैं प्रसादोत्तर युग, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी के बाद के जो प्रमुख नाटक लिखे गए हैं उसको प्रसादोत्तर युग के नाम से हम जानते हैं। और प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं, नाटककार कौन से हैं, उन पर चर्चा करेंगे। उदय शंकर भट्ट का नाम आपने सुना होगा। उदय शंकर भट्ट जी, इनके प्रमुख नाटक हैं राधा, अश्वत्थामा, असुर, सुंदरी, मुक्तिपथ, इन्होंने ये नाटक लिखे। पांडे वेचन शर्मा जी उग्र के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने गंगा का बेटा लिखा नामक नाटक की रचना की है। वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, इन्होंने कश्मीर का कांटा और झांसी की रानी नामक इन्होंने नाटक लिखे। इसके बाद सेठ गोविंद दास जी हैं, ये कर्ण नामक नाटक की रचना की है। फिर आते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी, इन्होंने यायाति नामक नाटक की रचना की है जो महाभारत पर आधारित है। और अभी आप ज़्यादातर नाटकों के नाम जो सुने हैं उनमें महाभारत इनका मूल बीज है। हरिकृष्ण प्रेमी जी ने जो लिखा है, इनका ये भी आहुति
जो वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता रहा, उस समय का समकालीन घटनाओं पर आधारित है। एक प्रकाश स्तंभ और अमृतपुत्री नामक नाटक की रचना की है। आइए अब समकालीन उन नाटक पर हम प्रकाश डालेंगे कि समकालीन कौन कौन से नाटक थे और उनके कौन कौन से लेखक थे। मोहन राकेश शर्मा जी। मोहन राकेश जी आधे अधूरे, शायद, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक की रचना की है। इसके बाद आते हैं भीष्म साहिनी जी। इन्होंने हानूश, माधवी, आलमगिरी, रंग दे बसंती चोला, बहुत सुंदर नाटक की रचना की है, रंग दे बसंती चोला, और नाम भी सुनते आए हैं। इसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी। इनके प्रमुख नाटक हैं दर्पण, सूर्यमुख, गुरु, कजरी वन, गंगा माटी नामक नाटक की रचना की है। इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अब हम चर्चा करेंगे एकांकी पर। नाम भी आप सुन रहे होंगे, एकांकी क्या है? एकांकी एक अंक नाटक में, देखिए नाटक कहलाने के लिए और एकांक, नाटक जो होता है 5 अंकों में विभक्त होता है। जैसे महाकाव्य है सर्गों में विभक्त होता है, तो नाटक अंकों में विभाजित होता है। इसलिए नाटक जब 5 या 5 से अधिक अंक होते हैं तब तक वो नाटक कहलाता है। यदि 5 अंक से कम होते हैं तो एकांकी कहलाता है। और एकांकी का मतलब इसमें एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है, 1 से लेकर 2, 3, 4 तक। बस 5 हो जाएगा तो नाटक कहलाएगा। आइए एकांकी क्या होता है इस पर हम जाएं। नाटक का ही एक स्वरूप जिसमें केवल एक ही अंक में संपूर्ण घटना समाप्त हो जाती है, उसे हम एकांकी कहलाते हैं, उसे हम एकांकी कहते हैं। अर्थात एक अंक में ही कुछ पल की संपूर्ण घटना समाप्त हो जाती है। या एक अंक तथा छोटी जगह एवं समय से अभिनीत होने वाले नाटक को एकांकी के नाम से संबोधित किया जाता है। एकांकी के कुछ भेद होते हैं जिसे एकांकी के प्रकार भी कहते हैं। ध्वनि रूपक के नाम से जाना जाता है, संगीत रूपक के नाम से जाना जाता है। अब ये रूपक के ही भेद होते हैं, जैसे नाटक है, प्रहसन है, इहा में गए, वीथी है, तो ये उन्हीं में से एकांकी भी है। तो एकांकी में ध्वनि रूपक और संगीत रूपक, रेडियो प्रहसन और स्वगत नाट्य। स्वगत माने होता है आत्मगत या अपने आप के द्वारा अभिनय करना। भारतेंद्र युग की प्रमुख एकांकी कौन कौन से हैं, इनके एकांकीकार कौन कौन से हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। विशस्य विश्वौषधम, धनंजय विजय, अंधेर नगरी, वेदकी हिंसा हिंसा न भवति, बहुत ही प्रतिष्ठित एकांकी है। भारत दुर्दशा, बहुत सुंदर एकांकी है। इसके बाद ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा विरचित भारत दुर्दशा में आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का एक घूंट सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का ये एक घूंट, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम एकांकी कौन सा, तो आप बता सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा विरचित एक घूंट नाम से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाम सुना होगा, ये भी अच्छे एकांकीकार हुए थे। और एकांकी नाटकों का इनका जो प्रथम संग्रह है वो पृथ्वीराज की आंखें, इन्होंने सन 1936 ईस्वी में इसकी रचना की थी। फिर हम चलते हैं आगे उपन्यास पर। उपन्यास क्या है, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। उप माने होता है निकट या पास में या सामने आप कहते हैं। और न्यास माने रखना, प्रस्तुत करना या दिखाना। तो उपन्यास अर्थात सामने रखना, किसी घटना को श्रोता और वक्ता श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना। इसमें प्रसादन माने होता है प्रसन्न करना। सामने जिनके सामने हम उपन्यास प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनको प्रसन्न रखने के लिए हमें क्या क्या कार्यवाही करनी है उसको ध्यान रखना पड़ता है, तो उसे हम प्रसादन कहते हैं। प्रसन्न करने का जो भाव होता है उसे प्रसादन कहा जाता है। और अर्थात किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना जिससे दूसरों को प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, इसलिए हम इसको उपन्यास की रचना करते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद युग के प्रमुख कौन कौन से हमारे उपन्यासकार हैं और कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। आपने नाम सुना होगा उपन्यासकारों में बालकृष्ण भट्ट जी का,
इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास की रचना की है। देवकीनंदन खत्री जी, अभी टीवी सीरियल भी चलता है और सुने भी सभी लोग, बहुत ही प्रतिष्ठित चंद्रकांता के नाम से। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री द्वारा विरचित है और चंद्रकांता संतति इनका दूसरा उपन्यास है। भूतनाथ करके भी इन्होंने चला टीवी सीरियल, तो भूतनाथ के भी लेखक देवकीनंदन खत्री जी हैं। ब्रजनंदन सहाय जी का आपने नाम सुना है। ब्रजनंदन सहाय जी के द्वारा विरचित दो प्रमुख उपन्यास हैं इनके, एक राधाकांत और सौंदर्य उपासक। इसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाम सुना है, ये अच्छे उपन्यासकार हुए हैं। इन्होंने लिखा है लवंग लता, कनक कुसुम और प्रणयनी परिचय, इनके प्रमुख उपन्यास हुए हैं। अब प्रेमचंद्र युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान देंगे, पहला नंबर आता है प्रमुख उपन्यासकार हैं प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने सबसे पहला इनका सेवा सदन बहुत ही प्रतिष्ठित उपन्यास है। निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि, बहुत ही सबसे श्रेष्ठ उपन्यासकार हुए हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित उपन्यास इनके। गबन कभी आप पढ़िए, गोदान भी पढ़िए, और इनका निर्मला है, सेवा सदन है, बहुत अच्छे उपन्यास हैं इनके। शिवपूजन सहाय जी दूसरे हुए हमारे। शिवपूजन सहाय जी का सबसे प्रतिष्ठित उपन्यास देहाती दुनिया, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। इसके बाद आप देखिए जयशंकर प्रसाद जी को, कंकाल और तितली, इरावती। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कंकाल के लेखक कौन है, तितली के लेखक कौन है, या जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा सबसे प्रतिष्ठित जो कोई दो उपन्यासों के नाम लिखिए, तो आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक इनका उपनाम से, कौशिक के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका सबसे प्रतिष्ठित उपन्यास है माँ, और दूसरा उपन्यास है इनका भिखारणी, तीसरा संघर्ष, बहुत अच्छे उपन्यास हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, निराला जी का यथा नाम तथा गुण, निराला जी बहुत ही अच्छे उपन्यासकार हुए और इनका सबसे प्रतिष्ठित उपन्यास है अप्सरा, दूसरा अलका, तीसरा निरुपमा, चौथा इनका प्रभावती, आदि बहुत से उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं, इन्होंने प्रेमपथ, अनाथ, पत्नी और मुस्कान इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। अब हम चलते आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंदोत्तर अर्थात स्वतंत्र युग के कौन कौन से उपन्यासकार हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। श्रीमान जैनेन्द्र कुमार जी का नाम सुना है आपने। जैनेन्द्र कुमार जी स्वतंत्रोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इनका प्रमुख उपन्यास है परख, सुनीता, त्यागपत्र। इसके बाद अज्ञेय जी आते हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। कभी कभी इनका पूरा नाम भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइए, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। और इसके बाद आता है इनका शेखर एक जीवनी, क्या है, कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। नदी के द्वीप भी एक उपन्यास अज्ञेय जी के द्वारा विरचित है। विष्णु प्रभाकर शर्मा जी, ये अच्छे उपन्यासकार हैं और इन्होंने लिखा है ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो। इसके बाद उन्होंने लिखा संकल्प। भीष्म साहिनी जी हैं, इन्होंने तत्सम नाम का उपन्यास लिखा, बसंती नाम का भी उपन्यास लिखा, माड़ी के नाम से भी लिखा इन्होंने, और कुंतो के नाम से उपन्यास लिखा भीष्म साहिनी जी। राहुल संकृत्यायन जी, बोलगा से गंगा, इनकी बड़ी ही प्रतिष्ठित यात्रा व्रत रहा। आइए इन्हें ये उपन्यासकार भी रहे। इनका प्रमुख उपन्यास है मधुर स्वप्न। जय यौधेय जीने के लिए, इनकी बहुत अच्छी ये उपन्यास हैं, अध्ययन करें। अब हम चर्चा करेंगे कहानियों पर कि कौन कहानी क्या है, कौन कौन से कहानीकार हैं, कौन सी सामयिक कहानियाँ हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कहानी क्या है, इस पर ध्यान देंगे। कहानी जीवन का एक खंड चित्र मात्र है। इसकी घटनाएं पाठकों को आप्लावित तथा गदगद करती हैं। ये आप्लावित करना मतलब उत्साहित करना, प्रसन्नता प्रदान करना, उनको आगे क्या हुआ इस पर जानने की जिज्ञासा को प्रकट करती है। कहानी का उद्देश्य एक क्षण में घनीभूत जीवन दृश्य का अंकन करना होता है। कहानीकार का मर्म जीवन के किसी मार्मिक क्षण में
संवेदित होकर के उसे कलात्मक और बहुत ही रोचक ढंग से वर्णित करना या बताना होता है, लोगों के सामने उसको सुनाना पड़ता है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है? तो आप बताएंगे हिंदी की सबसे प्रथम आधुनिक प्रतिष्ठित कहानी जिसका नाम इंदुमती, अक्सर कर पूछा जाता है। इंदुमती की कहानी ये किशोरीलाल गोस्वामी जी इसके लेखक हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित आधुनिक कहानी है। आइए अब हम चर्चा करेंगे अन्य कुछ सामयिक कहानियाँ हैं जैसे और कहानीकार। सबसे पहले हम कहानीकार पे चर्चा। कहानीकार हैं पहली बंग महिला, ये बंगाल की मतलब बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं। इनकी कहानी है डुलाई वाली, बहुत अच्छी कहानी, लोग बहुत अध्ययन करते हैं इस पर। और रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने एक कहानी, इनकी प्रतिष्ठित कहानी 11 वर्ष का समय है। बहुत और भी कहानियाँ लिखा इन्होंने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इन्होंने भी कई कहानियाँ लिखी, लेकिन प्रतिष्ठित इनकी प्रमुख कहानी उसने कहा था। प्रेमचंद जी कहानीकार रहे, इनका देखिएगा उपन्यासकार कहानीकार बहुत ही प्रतिष्ठित है प्रेमचंद जी। जयशंकर प्रसाद जी, तो प्रेमचंद जी का शतरंज के खिलाड़ी, कफन और पंच परमेश्वर, मंत्र, ईदगाह, आप पिछली कक्षाओं में हाई स्कूल में भी आपने मंत्र भी पढ़ा है, इसके पहले की कक्षाओं में आपने ईदगाह भी पढ़ा है, आज भी अब भी आगे पढ़ने को मिलेंगी। अब जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है, ये अच्छे कहानीकार हुए। आकाशदीप नामक कहानी लिखी जयशंकर प्रसाद जी, जो आपके पाठ्यक्रम में है, अभी कक्षा 12 में ही आप कहानी पढ़ेंगे। आकाशदीप पुरस्कार भी कहानी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी कहानी है। ममता मधुआ और इसके बाद चित्र मंदिर, ये भी कहानियां हैं इनकी जयशंकर प्रसाद जी की, जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। यशपाल जी का आपने नाम सुना होगा, यशपाल जी भी बहुत अच्छे कहानीकार हैं। ज्ञान दान इनकी प्रतिष्ठित कहानी है। अभिशप्त, उत्तराधिकारी पढ़िए, बहुत बढ़िया कहानी है ये। उत्तराधिकारी भी कहानी इन्होंने लिखी। इसके बाद आता है इलाचंद जोशी जी। इलाचंद जोशी जी बहुत अच्छे कहानीकार हैं। इनकी प्रतिष्ठित कहानियां हैं धूप रेखा, आहुति, दिवाली और होली, बहुत अच्छी कहानी है। उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाम सुना है, उपेंद्र नाथ अस्क जी ने लिखा पिंजरा, अंकुर और पलंग, ये इनकी बहुत ही प्रतिष्ठित कहानियां हैं। और विष्णु प्रभाकर जी का नाम आता है, ये आदि और अंत, मेरा वतन, बहुत सुंदर कहानी, मेरा वतन, आखिर क्यों, पढ़िए, बहुत सुंदर कहानी है। और इसके बाद आइए अमृतलाल नागर जी, इन्होंने भी तिरंगे कफन, बहुत सुंदर कहानी है। इतिहास आदि बहुत सी कहानियों की रचना की है। अमरकांत जी का नाम आता है, अमरकांत जी प्रतिष्ठित कहानीकार हुए। इनकी कुहासा और किरण, कुहासा नाम से, और मौत का नगर नामक कहानी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, हम निबंधों पर चर्चा करते हैं। निबंध क्या है, उत्कृष्ट अच्छे निबंध कौन कौन से हैं, उनके लेखक कौन कौन से हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी की बहुत ही प्रतिष्ठित विधा निबंध है। निबंध विचारों को, निबंध क्या होता है इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे। विचारों को सुव्यवस्थित कर क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाली जो विधा होती है, उस गद्य रचना को हम निबंध कहते हैं। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध है, विचारात्मक निबंध है, विवरणात्मक निबंध है और भावात्मक निबंध है। वर्णनात्मक निबंध में घटनाओं को, जैसा घटना घटती है उसका वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक निबंध को, उसमें उसके विस्तृत विवरणों को वर्णन किया जाता है। विचारात्मक निबंध जो होते हैं, लेखक स्वयं से अपने विचारों को उसमें पिरोता है, विचारात्मक निबंध होता है। भावात्मक निबंध भी हमारे लिखे जाते हैं, जो भावनाओं पर आधारित होते हैं कि कैसी भावनाएं, उन पर लिखे जाते हैं। इसके बाद उत्कृष्ट निबंधकार, आइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आपने सुना है। उनका प्रतिष्ठित निबंध है चिंतामणि, पढ़िए, बहुत सुंदर निबंध है चिंतामणि। बाबू गुलाब राय जी का नाम सुना है। ठलुआ क्लब, मन की बातें, मेरे निबंध भी उन्होंने लिखा है। चतुर्सेन शास्त्री जी का नाम सुना आपने, अंतः स्थल इनका निबंध है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, इनका प्रतिष्ठित निबंध है पंचपात्र। इनका एक निबंध है कुछ। राहुल संकृतैन जी का भी नाम आपने सुना है। राहुल संकृतैन जी ने सबसे बहुत अच्छा निबंध लिखा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ये अभी इंटरमीडिएट के पाठ में पढ़ने को मिलेगा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अर्थात ये सिद्ध कर दिया उन्होंने कि दुनिया का सबसे नकद धर्म जो है वो घुमक्कड़ी है, घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नकद धर्म नहीं है। बहुत सुंदर निबंध है, पढ़िए।
रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम सुना होगा, इन्होंने अर्धनारीश्वर नामक निबंध लिखा, उजली आग नामक निबंध लिखा। इसके बाद पट पीपल भी इनका निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अभी आपके पाठ्यक्रम में ही आगे पढ़ेंगे। इनका बहुत ही प्रतिष्ठित निबंध है अशोक के फूल। फूल कहाँ से आए, अशोक कहाँ कहाँ है। प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पूरा नाम लिखा जाता है। ये डीलिट की उपाधि, पीएचडी किए हुए थे। बहुत अच्छे इन्होंने अशोक के फूल लिखा। सरदार पूर्ण सिंह जी का नाम है, आचरण की सभ्यता पर इन्होंने निबंध लिखा है, बहुत प्रतिष्ठित है, आपके पाठ्यक्रम में है। विनोबा भावे जी का नाम आपने सुना होगा। ये गांव खुशी हम सुखी, गांव सुखी तो हम सुखी नामक निबंध है, बहुत अच्छा निबंध है। गीता प्रवचन भी निबंध लिखा है। इसके बाद आ जाते हैं हम आलोचनाओं पर। आलोचना क्या होती है और आलोचना पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आलोचना का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु विशेष का बहुत सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना ही आलोचना है। किसी भी वस्तु घटना है उसकी बहुत सावधानी पूर्वक विशेष रूप से हम निरीक्षण जब करते हैं तो उस आलोचना कहलाती है। आलोचना में आलोचना प्रक्रिया के प्रमुख क्षेत्र सिद्धांत, निरूपण एवं व्याख्या, ये इनकी प्रक्रिया, आलोचना की प्रक्रिया करने के जो प्रमुख क्षेत्र हैं सिद्धांतों पर आधारित है, उसके निरूपण और व्याख्या पर है। आलोचना के दो भेद होते हैं, एक सैद्धांतिक होता है, दूसरा व्यवहारिक का होता है। अब हमारे कौन कौन से आलोचनाकार हैं, आलोचककार, तो आलोचना और आलोचक के नाम सुनेंगे। आलोचक में पहला नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी सबसे प्रमुख आलोचना है कालिदास जी की निरंकुशता। इस पर आधारित उन्होंने कालिदास की निरंकुशता, कालिदास ने कैसी रचनाएं की हैं, उनकी क्या निरंकुशता रही है, किन किन क्षेत्रों को उन्होंने छोड़ दिया है, इस पर उन्होंने ये लिखा। इसके बाद आता है आलोचना की है। मिश्र बंधु जी का नाम लिखा आता है। मिश्र बंधु जी भी अच्छे आलोचक रहे हैं, इन्होंने लिखा हिंदी नवरत्न। इसके बाद नाम आता है पद्मा सिंह जी का, शर्मा जी का। पद्म सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका इन्होंने लिखा है। बिहारी लाल जी की जो सतसई है उस पर इन्होंने क्या क्या बहुत बारीकी से इसका निरीक्षण किया है और उस पर आलोचना प्रस्तुत की है, जिसका नाम है बिहारी सतसई की भूमिका। इसके बाद हमारे प्रसिद्ध आलोचक हैं श्याम सुंदर दास जी। इनका तो बहुत अच्छा साहित्य लोचन, तो साहित्य में का इन्होंने आलोचन उसको पढ़ा, अध्ययन किया, उसमें बहुत बारीकी से छांट करके उस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत किया। साहित्य लोचन बहुत अच्छी इनकी आलोचना है। और रूपक रहस्य पूछा जाता है, रूपक रहस्य कौन सी विधा है, तो आप लोग बताएंगे रूपक रहस्य एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, आलोचना है, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा विरचित है। इसके बाद आता है लगभग लास्ट ही हो रहा है, रामचंद्र शुक्ल जी का आपने नाम सुना होगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने एक आलोचना की है और जायसी जी की ग्रंथावली की भूमिका पर भी इन्होंने, ये भी इनकी आलोचना है। दूसरी और तीसरी आलोचना इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास पर लिखा और चौथी आलोचना इन्होंने सूरदास पर भी लिखी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कुछ लंबी हो गई क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और पाठ्यक्रम भी हमें पूरा करना है, इसलिए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत तेज़ी से और कुछ आज ज़्यादा लंबी हो गई आपके लिए। और नीचे कुछ लिंक दिए गए हैं प्यारे बच्चों, उस पर सब्सक्राइब करें और उस पर लिंकों पर जाकर के डाउनलोड भी करें। आपको ये पीडीएफ भी हम इसके बाद भेज देंगे और आपके व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जाएगी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसको और यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं और इसको नोट करें अपने पास। ये बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए गए हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसी से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं और अगली वीडियो में हम पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। खुश रहो, प्रसन्न रहो।